हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं वांडा विजन के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। जो वीडियो पहले से थोड़ी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि इस बार इस एपिसोड में इतनी ज्यादा डिटेल डाली गई है जिस पर डिटेल में बात करना तो बनता ही है। इसलिए पहले आप जाकर उस एपिसोड को देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो बिल्कुल भी ज्यादा स्पॉइलर ना लगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स भी है जिन्हें आपने डेफिनेटली इस एपिसोड में मिस तो किया ही होगा। और मेरा काम आपको उन्हीं डिटेल्स को देकर पूरी तरीके से एमसीयू के यूनिवर्स से अप टू डेट रखना है। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो वांडा विजन के एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत इस बार इंट्रो से होती है। जिस इंट्रो के अगर रेफरेंस की बात करें तो इस इंट्रो के रेफरेंस को साल 2000 के सिटकॉम शो मैल्कम इन द मिडिल से लिया गया है, और साथ ही साथ इसके सिटकॉम के इस पूरे के पूरे थीम को भी कहीं ना कहीं उसी शो से अडेप्ट भी किया गया है। खास करके दो ऐसे बच्चे जो अपने पेरेंट्स का कहा बिल्कुल भी नहीं मानते और हर बार किसी न किसी तरीके की उटपटांग हरकतें करते ही रहते हैं, जिनसे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान है। अब ऐसा ही कुछ हम वांडा विजन के इस एपिसोड नंबर 6 में भी देखते हैं, यानी कि ट्विंस की कुछ ऐसी हरकतें जिसे करने के लिए वांडा उन्हें मना करती है, और साथ ही साथ उसके पिता विजन भी। लेकिन 80s और 90s के सिटकॉम शो की तरह यहाँ पर उन दोनों की आदतें बिगाड़ने के लिए एक अंकल भी है, यानी कि पेड्रो, जो उन दोनों में से टॉमी को बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। इतने कूल कि वो अपने अंकल के जैसा ही बनना चाहता है। और बात रही पेड्रो की, तो सच में ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अजीब है, खास करके इसकी हरकतों से। कैसे, तो उस पर मैं आगे बात करने वाला हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर डिटेल चल रही है इंट्रो के उस थीम सॉन्ग की, जो भले से ही हार्ड रॉक क्यों ना हो, ठीक उसी मैल्कम इन द मिडिल के शो की तरह। लेकिन अगर आपने लिरिक्स पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगता है आपने काफी बड़ा रेफरेंस छोड़ दिया है, क्योंकि ये पूरी की पूरी लिरिक्स हमें वांडा विजन के अब तक हुए सारे के सारे कारनामों के बारे में बताती है, जिसे हमने अब तक के 5 एपिसोड्स में देख लिया है। तो अब उन लिरिक्स की बात करें तो उस लिरिक्स में हमें बताया जाता है कि वांडा की ये दुनिया वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए एक ऐसी दुनिया है जिससे वो लोग फाइट नहीं कर सकते, यानी जो है उसे बस वैसे ही चलने दो। और यहाँ तक कि अब इस दुनिया को लेकर क्वेश्चन तक नहीं पूछ सकते, जो कि फिलहाल तो विजन सबसे ज्यादा पूछ रहा है, और एमसीयू फैंस भी। और फिर इसकी अगली लिरिक्स कहती है कि जो गेम उन्हें दिया गया है खेलने के लिए, उन्हें वो खेलना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है शो में दिखाए गए बाकी सभी कैरेक्टर्स की, जो वांडा की इस बबल रियलिटी या फिर कह लो हैक्स की दुनिया में फंसे हुए हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, जो असल में सजा भी है, जिसकी डिटेल हमें इस एपिसोड में बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। उसके बाद अगला मैसेज हम ऑडियंस के लिए है कि ये शो हमारा दिमाग खराब करता है और काफी सारे इल्यूजन्स भी क्रिएट करता है, लेकिन उन सभी चीजों को छोड़कर हमें बस इस शो को एंजॉय करना चाहिए, जो कि डेफिनेटली फैंस कर ही रहे हैं। क्योंकि इंट्रो में आगे ये भी कहा जाता है कि सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी, और किसे पता कि कोई भी आकर इस दुनिया में अपने रोल को प्ले कर सकता है। और जी हाँ, उसी डिटेल के साथ साथ हम पेड्रो के कैरेक्टर को भी देखते हैं, जिसके इंट्रोडक्शन में उसके नाम के साथ साथ एज हिमसेल्फ भी कंफर्म किया गया है, यानी कि सच में ये एमसीयू के यूनिवर्स का पेड्रो मैक्सवेल ऑफ ही है, जिस पर अब हमें ट्रस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन फैंस तो फैंस हैं, जो फिलहाल के लिए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ऊपर से जिस तरीके के रेफरेंस पेड्रो ने हमें दिए है, उससे फैंस का शक तो यकीन में ही बदलता है। इसीलिए फैंस क्या, खुद पेड्रो की बहन वांडा भी उस पर भरोसा नहीं करती। तो यहाँ पर ये इंट्रो खत्म होता है, और उसके बाद हमारे सामने एमसीयू के यूनिवर्स का डेडपुल आई मीन वीकेंड या फिर कह लो बिली आता है, जो सीधे फोर्थ वॉल ब्रेक कर हम ऑडियंस से बात कर हमें पूरी की पूरी सिचुएशन समझाता है कि फैमिली में रहना क्या होता है। और उसकी इसी बात को उसका भाई टॉमी भी कंटिन्यू करता है। और बेसिकली देखा जाए तो वो लोग यहाँ पर हैलोवीन की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एपिसोड हैलोवीन की थीम पर ही बेस है। जिस हैलोवीन में बिली का पूरा कॉस्ट्यूम हमें एमसीयू के वीकेंड यानी कि बिली के कैरेक्टर की ही याद दिलाता है, जिसका कॉस्ट्यूम कॉमिक बुक में ऐसा ही है। लेकिन वहाँ पर टॉमी के पास कोई भी ऐसा कॉस्ट्यूम नहीं है, जो कि बाद में आ जाएगा। लेकिन रेफरेंस के तौर पर उसने ग्रीन कलर पहना हुआ है, जो कि स्पीड यानी टॉमी का कॉमिक बुक के कॉस्ट्यूम का कलर है। खैर, तो उसके बाद टॉमी ये डिसाइड करता है कि वो उसके अंकल को शरारत कर उठा देगा, लेकिन वो ऐसा करे उससे पहले उसे उसका भाई बिली रोकता है और यही कहता है कि वो उसके अंकल है और उन्हें ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनकी इस बातचीत के बीच पेड्रो अचानक से उठता है, और हम देखते हैं कि उसके पास उसकी वही स्पीडिंग पावर है, जिससे उसे क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। और फिर उन तीनों की ये मस्ती चल ही रही होती है कि वांडा वहाँ पर अपने कॉमिक बुक एक्वायर कॉस्ट्यूम में आती है, यानी कि स्कारलेट विच के कॉस्ट्यूम में। लेकिन अगेन यहाँ पर वो इस कॉस्ट्यूम को स्कारलेट विच का ना बताते हुए सोकोवियन फॉर्च्यून का टेलर कॉस्ट्यूम बताती है, क्योंकि बच्चे उसे इस कपड़े में देखकर सरप्राइज तो है, और यही कहते हैं कि वो रेड रीडिंग हुड है, जिसे वो करेक्ट करती है। और फिर इसी बीच पेड्रो वांडा को याद दिलाता है कि बचपन में किस तरीके से वो दोनों भी ट्रिक एंड ट्रीट के लिए निकलते थे, उनकी मॉम की बनाए गए कॉस्ट्यूम को पहनकर। लेकिन वो बचपन जो पेड्रो अपनी बहन वांडा को याद दिलाता है, ऐसा कुछ भी वांडा
के बचपन में नहीं हुआ था, जहाँ तक वांडा को याद है। तो हो सकती है कि ये एक तरीके की इंडिकेशन है हमें ये याद दिलाने के लिए कि वांडा की रियलिटी अलग है उसके पास्ट को लेकर, और पेड्रो की अलग, जो शायद अलग डायमेंशन से अपनी अलग स्टोरी के साथ आया होगा जो कि उसकी रियलिटी की है, या फिर कुछ और। जहाँ पर बिली फिर से फोर्थ वॉल को ब्रेक कर हमें यही समझाता है कि जब से उनके अंकल पेड्रो घर पर आए हैं उसकी माँ का बिहेवियर काफी ज्यादा बदल गया है, जिसका पता हमें वांडा के फेस को देखकर काफी अच्छी तरीके से चलता भी है कि वांडा अभी भी श्योर नहीं है कि वो सच में उसका भाई पेड्रो है, जिसका रीजन बिली यही देता है कि ये शायद बिली के कई साल से और काफी टाइम के दूर रहने की वजह से हुआ है। लेकिन अगेन सच हम सभी फैंस को पता है। खैर, तो उसके बाद हमें विजन दिखाया जाता है अपने चड्डी अवतार यानी कि विजन के कॉमिक बुक के एक्वायर कॉस्ट्यूम में। लेकिन अगर यहाँ पर कॉमिक बुक का रेफरेंस तो दिया नहीं जाएगा, इसलिए पेड्रो वांडा उस कॉस्ट्यूम को मैक्सिकन रेसलर के साथ कंपेयर करते हैं, और फिर विजन वांडा से यही कहता है कि पहनने के लिए उसके पास दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं था, जो चीज वांडा को थोड़ी अजीब लगती है। लेकिन विजन बातों को घुमाकर अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो वांडा को बताता है कि वो इस बार हैलोवीन की पार्टी अपनी फैमिली के साथ अटेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो टाउन में हर बार बाकी दूसरे लोगों के साथ बच्चों पर ध्यान रखने वाला है, जिस प्लान के बारे में उसने वांडा को बिल्कुल भी नहीं बताया, और ये चीज वांडा को पसंद नहीं आती। और फिर विजन यही कहता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता और कुछ चीजें वो भी प्लान कर सकता है, जिसके बाद वांडा उसे जाने की परमिशन देती है, वो भी तब जब बच्चों की जिम्मेदारी के लिए पेड्रो आगे आता है और यही कहता है कि वो इन बच्चों का फादर फिगर बनेगा, जो कि अगेन कॉमिक बुक के रेफरेंस के हिसाब से मेफिस्टो है ही, क्योंकि कॉमिक बुक के हिसाब से मेफिस्टो इन दोनों ट्विंस का बाप है, ना कि विजन। इसलिए शायद यहाँ पर पेड्रो ट्विंस पर काफी ज्यादा प्यार निछावर कर रहा है। अब ये एक थियरी है, जिस थियरी में पेड्रो को लेकर कहा तो यही जा रहा है कि शायद पेड्रो वांडा की इस दुनिया में उसके भाई का रूप लेकर आया है, ताकि वो उन पर काफी क्लोजली नजर रख सके कि वांडा कर क्या रही है। और इसके अलावा रूमर ये भी है कि वो अगर मेफिस्टो नहीं तो फिर नाइटमेयर हो सकता है। वेल, सच में ये कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है कि मुझे खुद नहीं पता कि पेड्रो असल भी है या फिर किसी अदर डायमेंशन से आया हुआ कैरेक्टर। और जैसे कि मैंने कहा, पेड्रो की हरकतें इतनी ज्यादा अजीब है कि उसने इस हैलोवीन के लिए काफी सारी शरारतें करने का भी सोच रखा है, जिसमें उसे पार्टिसिपेंट ऑब्वियसली वांडा के दोनों ट्विंस ही करेंगे, यानी कि हैलोवीन में बाकी दूसरे सभी के सभी नेबर्स और उनके बच्चों को छेड़ने का। जी हाँ, बच्चे, जिसे विजन ने इसके 5th एपिसोड में मेंशन किया था कि उन दोनों के बच्चों के अलावा इस वेस्ट व्यू में बाकी और कोई भी बच्चे स्ट्रीट्स पर नजर नहीं आते। लेकिन अब इस एपिसोड में हमें बच्चे ही बच्चे नजर आते हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि वांडा उन्हें अपनी पावर्स की मदद से सुलाकर रखती है और तभी ही जगाती है जब कोई बड़ा इवेंट हो, ताकि बच्चे वो ना झेले जो यहाँ पर एल्डर्स झेल रहे हैं, जिससे वो लोग सब कुछ भूल जाते हैं और पूरी तरीके से वांडा के अंडर कंट्रोल में रहते हैं। जिसे लेकर 5th एपिसोड में वांडा ने यही कहा था कि वो इस पूरी दुनिया को खुद कंट्रोल नहीं कर रही, बल्कि कोई और ही है। खैर, तो वांडा और विजन के बीच की जो अजीब सी हरकतें हमें दिखाई गई है, उसे बाद में बिली एक्सप्लेन करता है फिर से 4th वॉल को ब्रेक कर। लेकिन इस बार जब वो उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है कि चीजें उनके माता पिता के बीच ठीक नहीं, जिसकी डिटेल अभी मैंने आपको दी कि क्यों नहीं है, तो उस वक्त टॉमी अपने गेम खेलने में बिजी रहता है। लेकिन पेड्रो की नजर बिली पर काफी अच्छी तरीके से रहती है कि वो हमें कौन सी सिचुएशन समझा रहा है, जिससे कि हमारा शक और भी ज्यादा यकीन में बदलता चला जाता है पेड्रो को लेकर। तो अब उन तीनों को मस्ती करने की परमिशन वांडा की तरफ से मिल गई है, लेकिन उससे पहले उन्हें कॉस्ट्यूम पहनना होगा, जो कि पेड्रो उसकी बहन के बोलने के बाद तुरंत ही अपनी स्पीड की पावर की मदद से पहन लेता है और साथ ही साथ टॉमी को भी पहना देता है। और जी हाँ, ये कॉस्ट्यूम भी कॉमिक बुक एक्वायर कॉस्ट्यूम है क्विक सिल्वर की। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, स्पीड को यहाँ पर उसकी कॉमिक बुक की कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि उसके अंकल की ही कॉस्ट्यूम दी गई है, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। और अभी टॉमी फिलहाल तो लर्निंग मूड में है, खास करके अपनी पावर्स को लेकर। और रही बात वार्निंग की, तो वांडा ने यहाँ पर उन्हें वार्निंग दी है कि वो तीनों गलती से भी इस रोलिंग हिल टाउन के इलिस स्ट्रीट को क्रॉस ना करे, क्यों तो उसका पता हमें आगे चल जाता है। और रही बात इस इलिस नाम की, तो ये नाम प्रेसिडेंट इलिस का है, जिस कैरेक्टर को हमने आयरन मैन 3 में देखा है। और उसके अलावा दूसरे और रेफरेंस की बात करें इस नाम की, तो ये नाम अलेक्जेंडर इल्स का भी है, जिसे हम स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक में एनेक्स नाम से भी जानते हैं, यानी कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन की कॉमिक बुक का विलेन। लेकिन इन दोनों से ज्यादा तगड़ा रेफरेंस मुझे इस नाम का मैग्नीटो के साथ जुड़ा हुआ लगता है, क्योंकि कॉमिक बुक में मैग्नीटो एक ऐसी जगह बनाकर रखता है जहाँ पर वो सभी ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट कर उन्हें म्यूटेंट्स बनाता है। और वैसे ही कुछ सिचुएशन हम वांडा की इस वेस्ट व्यू की हेक्सिकॉन की दुनिया में भी देख रहे हैं, यानी कि म्यूटेंट्स की शुरुआत MCU के यूनिवर्स में। कैसे तो उसकी डिटेल आपको वीडियो में आगे पता चलेगी बाकी दूसरी स्टोरीज के साथ। और अब वांडा के वेस्ट व्यू से निकलकर आ जाए असल दुनिया में, यानी कि स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर पर, तो वहाँ हम देखते हैं स्टार्क इंडस्ट्री का ड्रोन, जिसे वांडा ने इसके पहले एपिसोड में डिस्ट्रॉय कर ये बता दिया कि ये वांडा की दुनिया है, जहाँ पर स्टार्क के वेपन्स आकर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, जैसा उन वेपन्स ने वांडा के बचपन में उसकी फैमिली को खत्म कर किया था। और साथ ही साथ हम वहाँ पर टेलर को देखते हैं, जिस पर मोनिका, डार्सी और टॉमी पूरी तरीके से भड़के हुए हैं कि उसने वांडा पर बिना बोले हमला क्यों कर दिया। और यहाँ पर टाइलर की सोच पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है कि इन सब के पीछे वांडा है, और अगर उसे मार दो तो ये पूरी की पूरी सिचुएशन खत्म हो जाएगी। लेकिन मोनिका उन सबसे बिल्कुल अलग सोचती है, और उसका मानना यह है कि अगर चीजें बिगड़ी हुई है तो उसका सोल्यूशन वांडा के पास ही है, यानी कि वांडा को सुपर हीरोज में बहुत ज्यादा बिलीव है, जो कि
टेलर को बिल्कुल भी नहीं। और उसका भी रीजन यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जिसे ऑब्वियसली टाइलर ही एक्सप्लेन करता है कि इन 5 सालों में चीजें सुपर हीरोज को लेकर पूरी तरीके से बदल गई है इस दुनिया में। यानी कि कुछ लोग सुपर हीरोज को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग नहीं, या फिर वो गिनती ज्यादा की भी हो सकती है। जिससे ये बात साफ है कि टाइलर यहाँ पर मोनिका को यही बता रहा है कि जब वो यहाँ पर नहीं थी तो उसके बाद जो कुछ भी हुआ, यानी कि अच्छा और बुरा, टाइलर ने वो सारी की सारी चीजों को अपनी आंखों से देखा है, और साथ ही साथ मोनिका की माँ ने भी। इसलिए आज वो यहाँ पर डायरेक्टर है स्वॉट का, ना कि मोनिका, जो एंड टाइम पर उसकी माँ के साथ तक नहीं थी। अब ऑब्वियसली टाइलर ने ये बात मोनिका को बुरा लगने के लिए ही कहा है, ताकि वो अपनी इस दुनिया से निकले सुपर हीरोज की और इंसानों के साथ मिलकर उनके अगेंस्ट खड़े हो जाए, तब जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक वांडा की तरह। और साथ ही साथ टाइलर वहाँ पर मोनिका को उसके पास्ट के बारे में भी कहता है, जो उसने कैरल के साथ बिताए हैं, जो उसे काफी अच्छी तरीके से पता है, और मोनिका को भी, लेकिन ऑडियंस को नहीं पता, जो कि अगेन एक मिस्ट्री है, शायद कैप्टन मार्वल 2 या फिर मिस मार्वल की सीरीज के लिए, कि कैसे इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप बिगड़ गई। जिस बात को थियरी के हिसाब से मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वांडा विजन की ही। और अब टाइलर से इतनी बड़ी बहस करने के बाद डेफिनेटली टाइलर उन तीनों को अपने इस मिशन में रखेगा नहीं, यानी कि वो इन तीनों को यहाँ से निकाल देता है अपने आदमियों को कहकर। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि टॉमी अपने जलवे दिखाता है और स्वॉर्ड के उन एजेंट्स को मारता है, जिसमें मोनिका भी उसका साथ देती है। लेकिन बेचारी डार्सी इस प्लान से पूरी तरीके से बेखबर थी कि उनका अगला मूव क्या होगा। जिसके बाद वो तीनों अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करते हैं और इसी हेडक्वार्टर में रहकर चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि टाइलर फिर से पहले जैसी गलती ना कर दे। और फिर आते हैं फिर से वांडा की दुनिया पर, जिसमें आते के साथ हमें एक और रेफरेंस फिर से मेफिस्टो का मिलता है, और गैस बॉडी से देने का काम फिर से पेड्रो कर रहा है उन दोनों ट्विंस को मस्ती की परमिशन देकर, वो भी अनलीश हेल डीमन स्पॉन कहकर, जिसके नाम में डीमन है और स्पैम का मतलब है शैतान के बच्चे, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि कॉमिक बुक में ये दोनों है, लेकिन पेड्रो का उनसे क्या कनेक्शन है वो एक काफी बड़ी मिस्ट्री है। और ऊपर से जिस तरीके से पेड्रो के बालों को सेट किया गया है, वो कहीं ना कहीं हमें डेविल्स की सिंगों की याद दिलाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, वांडा को भी शक है कि पेड्रो उसका भाई नहीं, इसलिए वो यहाँ पर उनसे बचपन से जुड़ी हुई यादों को पूछती है कि बचपन में पेड्रो के बूट को कौन सी बच्ची चुराती थी ऑर्फनेज में। लेकिन पेड्रो यहाँ पर समझ जाता है कि उसकी बहन उसका टेस्ट ले रही है, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा डिफरेंट है असली पेड्रो के मुकाबले में। लेकिन वो यहाँ पर उसे एक्सप्लेनेशन यही देता है कि वांडा की शैंग्रीला की दुनिया में आने के बाद उसे उसके पास्ट के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं। जिसके बाद उन दोनों की इस बात को इंटरप्ट करते हुए ट्विंस वहाँ पर आ जाते हैं, जिन दोनों को लेकर शायद पेड्रो अपने क्वेश्चन से भागता है जो वांडा शायद उससे पूछ रही थी, या फिर इसका रीजन वही उनकी मस्ती का प्लान हो सकता है। जिस काम को करने से पहले पेड्रो किक-एस नाम लेता है, यानी कि एक ईस्टर एग, जिस फिल्म में हमने दोनों ही क्विक सिल्वर्स को एक साथ देखा था, यानी कि एरन टेलर जॉनसन और इवान पीटर्स। खैर तो आते हैं फिर से प्लॉट पर, जिसके तुरंत बाद ही हम हब को वहाँ पर देखते हैं, जिससे वांडा बात करने के लिए चली जाती है। लेकिन अजीब सी चीज वहाँ पर हब के कैरेक्टर को भी लेकर यही होती है कि जब उसे खबर दी जाती है कि इस टाउन में कैंडीज गायब हो रही है और लोगों को बुली किया जा रहा है, तो वो चीज उसके बोलने से पहले होती है, जो सच में अजीब है। और उससे भी बड़ी अजीब चीज है हर्ब का वांडा को यही कहना कि वो और कुछ कर सकता है उसके लिए या नहीं, जैसे कि कुछ चेंजेस, जिसके जवाब में वांडा उसे बस हंसते हुए इग्नोर करती है, क्योंकि वहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि विजन पेट्रोलिंग के लिए आया ही नहीं है, यानी कि विजन ने वांडा से झूठ कहा। जिस टॉपिक पर फिलहाल तो मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है हर्ब के कैरेक्टर की, जो शायद एग्नेस की तरह उतने ही वांडा के कंट्रोल में है जितना उन्हें होना चाहिए। क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है एपिसोड नंबर 3 में कि हर्ब विजन को कुछ बताने वाला होता है, लेकिन एग्नेस उसे मना कर देती है और वो फिर से अपने काम यानी कि रोल प्ले के रोल में लग जाता है। और हाँ, एक और नोटिस करने वाली बात, हर्ब का हैलोवीन कॉस्ट्यूम है जो कि फ्रैंकेनस्टाइन का है, यानी कि मरे हुए को जिंदा करना, जिसे शायद वांडा ने किया है ठीक विजन की तरह। लेकिन उसके लिए सामने वाले की डेड बॉडी वहाँ पर होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो पेड्रो के केस में नहीं थी। इसलिए पेड्रो दिखने में थोड़ा डिफरेंट है, आई मीन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट। और इसके अलावा हर्ब को लेकर रूमर ये भी कही जाती है कि वो शायद एमसीयू के यूनिवर्स का हाई रिवोल्यूशनरी हो सकता है, यानी कि रॉकेट को बनाने वाले मास्टर जो किसी भी तरीके की चीजों को बना सकते हैं। तो अब आते हैं विजन पर, जिसमें हम देखते हैं कि विजन वेस्ट व्यू टाउन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उन जगहों पर जाकर जहाँ पर वांडा बिल्कुल भी नहीं जाती। और विजन नोटिस करता है कि यहाँ के लोग एक ग्लिच में हैं, जो बार बार एक ही तरीके की चीजें कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना। और हम एक औरत को ऐसा करते हुए देखते भी है, और उसके आंसू भी, कि वो कितनी ज्यादा तकलीफ में है। और ऐसी ही तकलीफ हमें आगे भी दिखाई जाती है, लेकिन एक ब्रेक के बाद, जो वांडा विजन के ऑलमोस्ट सभी एपिसोड्स में रहता ही है। लेकिन इस बार का ये एड प्ले एनिमेशन के साथ साथ अलग अपने कॉन्सेप्ट को भी लेकर है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में हमें वांडा की पास्ट की लाइफ से रिलेटेड कोई भी रेफरेंस नहीं दिए जाते, यानी कि ये रेफरेंस जो हम इस एड में देख रहे हैं वो वांडा के प्रेजेंट का है या फिर कुछ ही हफ्ते पहले का। कैसे, तो चलिए अब उस एड की बात कर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एड है एक छोटे से आइलैंड पर बैठे हुए एक ऐसे लड़के का, जो उम्मीद में बैठा है कि उसे यहाँ पर कोई बचाने के लिए आएगा, ठीक वांडा की तरह, जिसकी जीने की उम्मीद पूरी तरीके से खत्म हो गई थी विजन और पेड्रो के मरने के बाद। और वहाँ पर उम्मीद की किरण लेकर एक शार्क आती है, यानी कि एक ऐसा मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसने वांडा को वो चीज दी जो उससे छिन गई थी, यानी कि
वांडा की पूरी हेक्सेकॉन की दुनिया, जिसे हम वेस्टव्यू के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उस एड में वो शार्क बच्चे को जीने की उम्मीद के साथ साथ ये भी बोलता है कि पहले वो भी उसी की तरह दुखी था, लेकिन जब से उसे यो मैजिक मिला तो वो उसे खाने के बाद पूरी तरीके से बदल गया। I mean उसकी पूरी दुनिया। लेकिन वो सारा का सारा रेफरेंस खाने को लेकर देता है कि उसकी भूख उस यो मैजिक ने मिटाई थी। लेकिन हम उस एड में ये भी देखते हैं कि उस यो मैजिक को उस शार्क ने तो खाया, लेकिन उस बच्चे ने नहीं, क्योंकि वो उसके पैकेट को नहीं खोल पाया और देखते ही देखते उसकी उम्र हो गई और वो वहीं पर ऐसे ही मारा गया बिना उस पावर को यूज किए। तो अभी एड के मतलब को अगर वांडा से कनेक्ट कर देखें तो शायद वांडा की लाइफ भी उस मैजिक से अच्छी तो चल रही है, जिसे अगर वो प्रॉपर तरीके से यूज करेगी तो अच्छा है, वरना ये मैजिक धीरे धीरे उस पर भारी पड़ेगा और वो मारी जाएगी। खैर तो देखा जाए तो ये रेफरेंस डेफिनेटली वांडा से कुछ हद तक मिलता है, लेकिन अगर इसकी दूसरी डिटेल में जाए तो वो डिटेल काफी ज्यादा अच्छी है, जिस डिटेल में मुझे ऐसा लगता है कि वो जो शख्स है वांडा की इस हेक्सेकॉन की दुनिया में रहने वाले लोग हैं, जिसकी झलक हमने अभी एड के पहले देखी थी कि कैसे लोग ग्लिच हो गए हैं जो वांडा के करीब नहीं, तो उनकी हालत काफी ज्यादा बुरी है और उनसे भी ज्यादा बुरी हालत उन लोगों की है जो वांडा से कोसों दूर रहते हैं और वो लोग हिल भी नहीं सकते, यानी कि उन इंसानों को कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ रही है जो वो लोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। और जहाँ तक वांडा अपनी पावर को फैला सकती है खास करके इंसानों पर, वो उन्हें फैला रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वांडा के आसपास की सारी लोकेशंस को और लोगों को वांडा के लिए एक्टिवेट रखा गया है ताकि वो दुनिया उसके लिए अच्छी रहे, बाकी उन इंसानों के लिए नहीं जो वहाँ पर उस दुनिया में फंसे हुए हैं, जो कि एक तरीके से उन्हें दर्द भी देती है और अगर वो लोग खाए पिएंगे नहीं तो डेफिनेटली मरेंगे भी और मौत से फायदा मेफिस्टो को ही होगा। यानी कि ये पावर वांडा से लेकर वहाँ पर रह रहे लोगों तक के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, ठीक यो मैजिक की तरह, जिसे अगर सही टाइम पर सही से यूज नहीं किया गया या फिर खाया नहीं गया तो उसका असर दोनों पर ही काफी ज्यादा बुरा पड़ेगा। खैर तो अब इस एड से हटकर फिर से आते हैं स्टोरी पर, जिस स्टोरी में हम देखते हैं फिर से रेफरेंस डिज्नी की 2 फिल्मों का जो बैकग्राउंड के थिएटर्स में प्ले हो रही है, जिनमें से एक फिल्म है द इनक्रेडिबल्स यानी कि एक सुपर हीरोज की फैमिली जो कि वांडा की भी है, और दूसरी फिल्म लगी हुई है द पेरेंट ट्रैप। और ट्रैप से मतलब है कि वांडा की ये ट्रैप की दुनिया जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, या फिर इसका सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस वांडा पर है जो अब एक माँ बन चुकी है और एक तरीके से वो इस दुनिया में ट्रैप भी हो गई है, जिसे छोड़कर वो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहेगी। और अगर फिल्म की कहानी के हिसाब से बात करें तो उस द पेरेंट ट्रैप फिल्म में 2 जुड़वा बच्चे अपने माता पिता को मिलाने की ही कोशिश करते हैं, चाहे चीजें कितनी भी ज्यादा बुरी क्यों ना हो जाए। वेल अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो हिंदी में भी इस फिल्म की रीमेक बनाई गई थी 1968 की फिल्म दो कलिया में, और जबकि डिज्नी की ये फिल्म 1988 में बनी थी जो असल में रीमेक 1961 में आई हुई द पेरेंट ट्रैप की है। वेल तो उसके बाद हम स्टोरी में देखते हैं कि वांडा यहाँ पर फिर से अपने भाई से क्वेश्चन पूछ रही है कि वो यहाँ पर क्यों है, जिसके जवाब में पेड्रो से कहता है कि वो यहाँ पर बस अपने पार्ट को प्ले करने आया है जैसा वो चाहती थी, यानी कि वांडा का अपने भाई को इस दुनिया में याद करना और पेड्रो का वहाँ पर आ जाना, बस इतना ही पेड्रो को काफी अच्छी तरीके से पता है। जिसके बाद वांडा उसे उसके अजीब से एक्सेंट के बारे में पूछती है, जिस एक्सेंट में हमने कभी भी ओरिजिनल पेड्रो को बात करते हुए नहीं देखा एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म में, और वही चीज पेड्रो भी वांडा से कहता है, जिसका मतलब साफ है कि वांडा अपनी इस बबल रियलिटी में अलग है और असल दुनिया में बिल्कुल अलग। तो ये चीजें मैटर नहीं करती, मैटर यही करता है कि उसके बुलाने पर अब उसका भाई उसके साथ है। और फिर हमें पता चलता है कि टॉमी के पास भी उसके अंकल की तरह स्पीड भागने की पावर है, जिसे फिलहाल तो वो अभी पूरी तरीके से बिल्कुल परफेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसकी माँ से कहती है कि वो जहाँ भी जाएगा अपने भाई को अपने साथ लेकर जाए और याद रहे कि एल स्ट्रीट को क्रॉस नहीं करना है, जिस बात को उन दोनों बच्चों ने अपने दिमाग में बिठा लिया है। और अब फिर से आ जाए स्वॉट के हेडक्वार्टर पर, तो उस हेडक्वार्टर में घुसकर डार्सी ने टायलर का सीक्रेट पता लगा लिया है, जिस सीक्रेट से वो टाउन के अंदर लोगों पर नजर रख सकता है कि कौन कहां पर मूव कर रहा है, लेकिन उसका ज्यादातर तो फोकस सिर्फ और सिर्फ विजन पर ही है, जो कि अगेन मिस्ट्री से भरा हुआ है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि वाइब्रेनियम जैसी चीज भी सड़ती है, कैसे अगेन वो भी एक सस्पेंस है। और वाइब्रेनियम का नाम निकलते ही उन्हें पता चल जाता है कि ये विजन है जो ऐसी लोकेशन पर घूम रहा है जहाँ पर कोई भी हिल नहीं सकता। और ये चीज हमें विजन की नजर से दिखाई भी जाती है कि कैसे विजन उस जगह पर है जहाँ पर लोग हिल नहीं रहे, यानी कि हेक्सेकॉन के एंड में और ईले स्ट्रीट के पास, जहाँ पर वांडा अपने बच्चों को जाने से बार बार मना करती है। और फिर विजन इस चीज को नोटिस करने के बाद अपने असली रूप में आता है और ऊपर उड़कर वो यही देखता है कि वांडा के पास के लोग मूव करते हैं और उससे दूर के लोग बिल्कुल भी नहीं, जो चीज मैंने आपको इस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। और वहीं पर विजन एग्नेस को भी देखता है जो एक कार में बैठकर शायद यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, और वो बात विजन उससे नजदीक जाकर भी पूछता है, जिसके जवाब में एग्नेस उसे यही कहती है कि वो रास्ता भटक गई और यहाँ पर पहुंच गई। यानी नोटिस करने वाली बात यह है कि सभी लोग तो रुके हुए हैं और यहाँ तक बात तक नहीं करते जब विजन उनमें से किसी एक से पूछता भी है, लेकिन एग्नेस ऐसी सिचुएशन में भी बात कर रही है। और एग्नेस के कॉस्ट्यूम को देखकर कहीं ना कहीं विच की फीलिंग तो आती ही है, यानी कि अगेथा हार्कनेस की। और जैसे ही विजन अपने मैजिक को यूज कर उससे वांडा की पावर से मुक्त करता है तो वो उससे एवेंजर्स की टीम का विजन कहकर बुलाती है, जिसके बारे में विजन को बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि विजन अपने पास्ट के बारे में सब कुछ भूल चुका है, यहाँ तक कि एवेंजर्स के बारे में भी। और वो वहाँ पर विजन को ये भी कहती है कि वो मर चुका है, और शायद एग्नेस को भी ऐसा ही लगता है कि
वो भी मर चुकी है, इसलिए वो इस दुनिया में फंसी हुई है। जिसके जवाब में विजन उसे यही कहता है कि वो उसे यहाँ से निकालने की कोशिश करेगा, और हाँ, टाउन में फंसे हुए बाकी सभी लोगों को भी। जिसके बारे में एग्नेस उसे यही कहती है कि यहाँ से कोई भी निकल कर नहीं जा सकता। ऐसा कहते ही वो जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे अगेन विच की फीलिंग काफी ज्यादा आती है हमें। और विजन के फिर से उसे ठीक करने के बाद वो फिर से अपने रास्ते पर चली जाती है, जिस बारे में उसने पहले ही कहा था कि वो रास्ता भटक गई थी। और यहाँ पर वो बिना कुछ कहे अपने रास्ते पर चली जाती है। यानी दाल में कुछ तो काला है, जिससे ऐसे ही लगता है कि शायद एग्नेस ने ही वांडा को अप्रोच किया होगा कि वो अपनी इस दुनिया को उसकी हेल्प से बना सकती है, जिससे एग्नेस कंट्रोल करेगी। जिसके शुरुआत के एपिसोड में वो ऐसा करती भी है, लेकिन अब वांडा के काफी ज्यादा पावरफुल हो जाने के बाद शायद वो कंट्रोल एग्नेस से चला गया है। इसलिए उसका यहाँ पर होना और विजन को ये बताना कि वो कहीं पर ट्रैप्ड है, जिससे विजन उस हेक्स की वांडा की दुनिया से निकलकर बाहर जाएगा और शायद उनका ये ट्रैप भी टूट जाएगा। लेकिन ऐसा होगा या नहीं उसका पता तो हमें आगे ही चलता है। लेकिन उसके पहले हमें मिलता है काफी मेजर म्यूटेंट्स का रेफरेंस, यानी कि ईस्टर एग मोनिका रेम्बो के सुपर पावर्स का, जो डार्सी यहाँ पर मोनिका के ब्लड सैंपल्स को लेकर देती है, जिसकी रिपोर्ट टाइलर ने मोनिका से छुपा रखी है कि उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो भी मोनिका के वांडा की इस दुनिया में 2 बार जाकर आने की वजह से। एक बार जब वो उस दुनिया में गई थी और दूसरी बार जब वांडा ने उसे अपनी इस दुनिया से बाहर फेंका था तो। लेकिन उस टाइम पर वांडा की वो बबल की रियलिटी ऐसी थी कि कोई भी अगर उस बॉल को टच कर लेता तो वो सीधे उस दुनिया में ट्रैप हो जाता। और वांडा ने जब उसे बाहर फेंका था तब वांडा ने अपनी उस बबल की रियलिटी की दुनिया को पूरी तरीके से हाई टेक टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया था, यानी कि अपग्रेड, जहाँ कोई भी आ जा नहीं सकता। तो जैसे कॉमिक बुक में वांडा ने म्यूटेंट्स को उनकी पावर्स से मुक्त किया था, वैसे ही शायद यहाँ पर वांडा की इस दुनिया में जाने के बाद लोग म्यूटेंट्स बन रहे हैं और उन्हें उनकी पावर्स मिल रही है, यानी कि म्यूटेंट्स का जन्म, जिसकी और डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा, यानी कि आगे के दूसरे दिखाए गए सीन में। खैर, तो उसके बाद वहाँ पर मोनिका डार्सी की मदद से जब उन सिस्टम्स को हैक करवा लेती है तो वो वहाँ पर अपने एक दोस्त का भी जिक्र करती है जो कि एरोस्पेस इंजीनियर है, और वो उसकी मदद करेगा वांडा की इस दुनिया की पूरी डिटेल्स निकालने में, जिसके लिए उन लोगों को जाकर उससे मिलना होगा। लेकिन डार्सी यहाँ पर रुककर टाइलर के सीक्रेट कामों पर और भी ज्यादा डिटेल से नजर डालना चाहती है कि उसने ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रखी है, जिसके बाद में वो और मोनिका उसकी इस शर्त को मान भी जाते हैं और सीधे निकल जाते हैं अपने उस दोस्त से मिलने के लिए। और अब अगर यहाँ पर भी रेफरेंस की बात करें तो हो सकता है कि वो एरोस्पेस इंजीनियर और कोई नहीं बल्कि रीड रिचर्ड हो, जो काफी ज्यादा स्मार्ट और इतना तो इंटेलिजेंट है कि वो इन चीजों को काफी आसानी से पता भी लगा लेगा। और इसके अलावा इसके एपिसोड नंबर 3 में टाइलर से डिस्कस करते वक्त मोनिका ने उसके साइंस के मिशन के बारे में भी पूछा था, जिससे कि साइंटिस्ट पूरी तरीके से गायब हो गए थे। तो लोगों ने उसका रेफरेंस फैंटास्टिक 4 की ही फैमिली से किया था, जिस बात को आकर क्रिएटर टीम ने यही कहा था कि ये रेफरेंस फैंटास्टिक 4 का बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हो सकता है कि एक्सीडेंटली एमसीयू की तरफ से ये चीज क्रिएट कर दी गई, क्योंकि इन साइंटिस्ट का जिक्र डेली ब्यूगल की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, यानी कि जेके सिमंस की वेबसाइट पर। और साथ ही साथ टॉम हॉलैंड की आ रही फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग 3 फिल्म की भी सेट इमेजेस पर अगर ध्यान दें बिल बोर्ड पर, तो वहाँ पर भी हमें काफी सारे मिसिंग पर्सन के पैम्पलेट्स नजर आते हैं, जो शायद वांडा की इस रियलिटी में फंसे हुए हैं। और अब बात करें डार्सी की, तो डार्सी वहाँ पर एक ऐसी फाइल का पता लगाती है जिस फाइल का नाम प्रोजेक्ट का नाम कैटरैक्ट है, जो कि क्लासिफाइड वेपन है और टाइलर उसे काफी सीक्रेटली बना रहा था। वेल, तो हो सकता है कि ये सीक्रेट वेपन विजन से ही जुड़ा हुआ है, जिसका पता फिलहाल तो अभी नहीं लगा, और शायद लैब में विजन की डेड वाइब्रेनियम बॉडी से भी इसी प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा था, यानी कि अल्ट्रॉन को, जो शायद उनकी गलती से एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि टाइलर ने इस दुनिया को देखा है बनते और बिगड़ते हुए और फिर से बनते हुए, जिसमें उसका ट्रस्ट सुपर हीरोज की पावर पर अब इतना ज्यादा नहीं। इसलिए ह्यूमंस के पास भी उनकी कंट्रोल का किसी न किसी तरीके का एक ऐसा पावर होना चाहिए जो इन सुपर हीरोज को पूरी तरीके से उनकी कंट्रोल में रखे। ऐसे में अल्ट्रॉन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खैर, तो उसके बाद आ जाए वांडा और पेड्रो पर, तो वहाँ पर पेड्रो उसे काफी शाबाशी देता है उसकी पावर्स का काफी अच्छी तरीके से यूज करने को लेकर, कि कैसे वो इस टाउन में बच्चों को छुपा कर रखती थी ताकि उन्हें उसकी पावर्स की तकलीफ ना झेलनी पड़े। तो ये सारी चीजें उस नाइटमेयर से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो कि अगेन एमसीयू के शायद नाइटमेयर का रेफरेंस है, या फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन के उसी नाइटमेयर की बात यहाँ पर हो रही है, जिनकी मदद से वांडा अवेंजर्स की हालत बुरी कर देती है। खैर, तो उसके बाद वहाँ पर पेड्रो उसके इन आइडियाज को कूल कह रहा है, जो एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोग बहुत ही ज्यादा खुश भी है। और फिर बाद में पेड्रो अपनी बहन से यही पूछता है कि वो ये सब कुछ कर कैसे रही है, यानी कि पेड्रो उससे राज उगलवाना चाहता है, जिसके बारे में वांडा को नहीं पता, क्योंकि वांडा उसे यही जवाब देती है जैसा जवाब उसने इसके एपिसोड नंबर 5 में विजन को दिया था। और ऐसा बोलते के साथ में ही हमें फिर से जंप स्केयर दिखाया जाता है, जिस जंप स्केयर में इस बार वांडा अपने भाई पेड्रो को मरा हुआ देखती है, जैसी मौत उसे एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म के एंड में अल्ट्रॉन ने दी थी। लेकिन यहाँ पर अगेन ये क्विक सिल्वर अलग है, जिस विजन से अब थोड़ा बहुत टेंशन हो रहा है पेड्रो के कैरेक्टर को भी लेकर, क्योंकि जब वांडा को ये विजन आए थे अपने विजन को लेकर, तब हमें पता चला था कि विजन एक्चुअल में मारा जा चुका है। लेकिन यहाँ पर पेड्रो को इस तरीके से दिखाकर ये चीज कहीं ना कहीं नाइटमेयर के कैरेक्टर का भी हमें हिंट देती है कि शायद ये सब कुछ नाइटमेयर कर रहा है, और बीच बीच में उसे ऐसे डरावने विजन दिखाकर वो उसे यही याद दिला रहा है कि उसकी रियलिटी क्या थी और अब क्या है। देखा, ये शो सच में बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री से भरा
और कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि जहाँ पर बात मेफिस्टो के कैरेक्टर की चल रही थी तो नाइटमेयर के 2 बार नाम आने के बाद अब नाइटमेयर के कैरेक्टर की भी चल रही है। और ऊपर से कुछ रूमर तो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म के विलन को भी लेकर है कि हमें उस फिल्म में नाइटमेयर ही विलन नजर आने वाला है। ऐसे में सच का पता लगाना और भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जो भी हो, स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिस स्टोरी में हम देखते हैं कि विजन वांडा की उस बबल रियलिटी से निकलकर सीधे बाहर आता है, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत कर जो चीज डार्सी नोटिस करती है और टाइलर भी, और वो लोग सीधे उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर विजन बाहर आया हुआ है। और उसके बाहर आते के साथ में हम फैंस को ये पता चलता है कि विजन वांडा की इस दुनिया को छोड़कर बाहर रियलिटी की दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता, जो चीज टाइलर को तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि टाइलर जो चाहता है यानी कि विजन को वो उससे मिल रहा है, इसलिए वो वहाँ पर विजन को ऐसे ही मरता हुआ देखना चाहता है। लेकिन डार्सी बिल्कुल भी नहीं, जो वहाँ पर विजन की मदद के लिए तो जाती है, लेकिन टाइलर के लोग उसे वहाँ पर अरेस्ट कर एक कार से हथकड़ी के साथ बांध देते हैं। लेकिन विजन के साथ में ये सब कुछ जब होता है तब वो सब कुछ बिली महसूस और सुन सकता है, यानी कि बिली के पास उसकी माँ की तरह पावर है, और हाँ, कॉमिक बुक के कैरेक्टर की तरह। जिसके बाद वो वहाँ से सीधे अपनी माँ के पास जाता है और उनसे यही कहता है कि उसके पिता बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है या फिर मरने वाले हैं। और फिर इसी बीच पेड्रो अपनी बहन से पंगा लेकर यही कहता है कि उसका मरा हुआ हस्बैंड फिर से मर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हमारा शक यकीन में काफी ज्यादा इसलिए बदल जाता है क्योंकि जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में पेड्रो मरा था तब विजन जिंदा था, और विजन की मौत इन्फिनिटी वॉर फिल्म में हुई थी पेड्रो के मरने के काफी टाइम बाद। और इस पेड्रो को ये बात भी काफी अच्छी तरीके से पता है, जिसके बाद वांडा अपनी पावर को यूज कर उससे तो काफी दूर फेंकती है और अपने बेटे बिली को फोकस करने के लिए कहती है कि विजन कहाँ पर है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स की मदद से ये पता लगाता है कि काफी मिलिट्री के लोगों ने विजन को घेर रखा है। और फिर यहाँ पर वांडा अपनी पावर को इतनी जबरदस्त तरीके से यूज करती है कि उसके जो हेक्सिकॉन के सिंबल यानी कि वेस्ट व्यू की जो दुनिया होती है वो उसके दायरे को और भी ज्यादा बढ़ाती है ताकि विजन उस दायरे के अंदर आकर बच जाए। लेकिन इस दायरे से बाकी स्वॉर्ड और दूसरे लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और वो लोग उस सिचुएशन से निकलकर भागने लगते हैं, जिसमें सक्सेस टाइलर और उसके कुछ लोग तो हो जाते हैं और इसके अलावा जिमी और मोनिका भी। लेकिन हमारी डार्सी वांडा की उस दुनिया में चली जाती है और नोटिस करने वाली बात यह है कि हम वहाँ पर स्वॉर्ड के सभी लोगों और हेडक्वार्टर को एक कार्निवल में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं, लेकिन डार्सी के कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं। यानी उसके कैरेक्टर को अभी के लिए तो सस्पेंस में रखा गया है कि वो वांडा की उस दुनिया में जाने के बाद क्या बन गई। लेकिन डार्सी के इस पोस्टर पर नजर डाले तो हम यहाँ पर उसे एक अजीब से कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं जो शायद उसे वांडा की इस दुनिया में जाने के बाद मिलेगा। तो वांडा के इस तरीके से पावर को यूज करने की वजह से हो सकता है कि शायद जब इस सीजन का एंड होगा तो वांडा अपने इस हेक्सिकॉन की दुनिया को पूरे के पूरे अर्थ पर ब्लास्ट करेगी, जिसकी वजह से होगा म्यूटेंट्स का जन्म। लेकिन वांडा कुछ करे और मोनिका और जिमी को कुछ पता चले उससे पहले ही ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है, यानी कि फैंस को सस्पेंस में डालकर, जिसका पता तो इसके अगले एपिसोड में ही चलेगा। और अब बात कर ले मोनिका रैम्बो के इस पोस्टर के बारे में, तो इस पोस्टर को भी देखकर हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोनिका वांडा की दुनिया में जाएगी, लेकिन इस बार एक अजीब सी बनाई गई व्हीकल में बैठकर, जो शायद उसे उसके उसी दोस्त ने बनाकर दी होगी। और मोनिका के इस पोस्टर में हम उस कॉस्ट्यूम की भी एक झलक देख सकते हैं, और साथ ही साथ मोनिका के कॉमिक बुक के प्लूटोनियम कॉस्ट्यूम को भी ईस्टर एग के तौर पर इस पोस्टर में डाला गया है। वेल, तो ये थी सारी की सारी काफी बारीक से बारीक डिटेल इस एपिसोड नंबर 6 की, जिन्हें बनाने में सच में बहुत ज्यादा टाइम जाता है। इसलिए ऐसे में तो वीडियो पर लाइक तो बनता ही है, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये मेहनत कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। तो चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड डालूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अब मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए तो बाय।